ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में 7वां लेसन पढ़ेंगे। जिस लेसन का नाम है पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व यानी पी ब्लॉक तत्व पहले तो कहाँ स्थित है ये जाने। आप जो है दीर्घ सारणी का नाम सुने होंगे या आप जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल जो आपका है आधुनिक मिनटिफावर सारणी, तो वह जो है 4 भागों में बटी है। ये ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पर जो है ये फर्स्ट डे है, ये आपका जो है सेकेंड डे है, ये थर्ड बी है, ये फोर्थ बी है, ये फिफ्थ बी है, ये सिक्स बी है, ये सेवेंथ बी है और ये आपका 8 है। फिर जो है आपका फर्स्ट बी है, फिर सेकेंड बी है, फिर जो आपका थर्ड ए है, फिर फोर्थ ए है, फिर जो आपका क्या है फिफ्थ ए है, फिर 6 ए है, फिर जो है 7th ए है, फिर जो आपका इधर शून्य वर्ग है। ध्यान से देखेंगे। यहीं पर हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मिनटिफावर सारणी जो है 2 वर्गों में बटी हुई है। ये जो है 4 भाग इसके हैं। 3 भाग को आप देख लिए। एक आपका ये है यानी फर्स्ट डे और सेकेंड डे। फर्स्ट डे और सेकेंड डे को हम जो है यस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? यस ब्लॉक कहते हैं। और यस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम यानी फर्स्ट डे को जो है क्षारीय धातु यानी क्षार धातु कहते हैं और सेकेंड डे में जो आते हैं उनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अगर इनके बारे में ये ध्यान से देखें तो जो भी तत्व इसमें आते हैं पहले में फर्स्ट डे में, तो अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनके बाई कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका NS क्या आता है 2 आता है। अर्थात यस ब्लॉक का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो ये NS1 2 हो सकता है। यानी ये ध्यान से देखेंगे कि यस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 2 हो सकता है। ये आपका डी ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? आपका डी ब्लॉक है। ये आपका डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक में आप जो भी तत्व पाएंगे उन सभी के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाएं तो बाहरी कक्षा का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वह जो है NS2 और N-1 D1 to 10 में क्या होता है? भरता है। अर्थात इसके बाय कक्षा का यानी डी ब्लॉक के बारे में अगर बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनकी बाय कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और N-1 D1 to 10 होता है। अब इसके जो है दाहिने ओर चलते हैं तो यहाँ पर आपका पी ब्लॉक आता है और इसी का हमें अध्ययन करना है। इस पी ब्लॉक में जो है 13 भी आता है, 14 भी आता है, 15 भी आता है। यानी कि आपका थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है और ये शून्य वर्ग ये सभी आते हैं। अगर इनको हम IPSC के थ्रू लिखें तो ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 और ये 8 9 10 इसी में होता है। थर्ड वाले में 3 लोग होते हैं। ध्यान से देखेंगे। ये आपका 10 हो गया, ये 11 है, ये 12, ये 13, ये 14 आपका हो गया, ये 15 हो गया, ये 16, ये 17 और ये क्या हो गया 18। यानी 13 से लेकर के 18 तक के जो तत्व होते हैं वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और 1 से लेकर के 2 तक के जो तत्व होते हैं यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जस्ट मेंडलीफ आवर्त सारणी के नीचे जब चलेंगे तो
तो दो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। दो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। इन पंक्तियों को हम एफ ब्लॉक, यानी ये दो क्षैतिज जो पंक्तियां हैं इनको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो पहली पंक्ति है उसको लेफ्टिनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी भी कह देते हैं, और दूसरी को हम एक्टिनाइड या 5F श्रेणी कहते हैं। इनका अगर अंतिम यानी इस श्रेणी में जो आते तत्व हैं इन सभी तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनकी बाहरी यानी अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होगा F ऑर्बिटल में भरता है। यहाँ पर अगर इसके सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो वह भी F ऑर्बिटल में भरता है। इसलिए इस श्रेणी यानी इन दोनों श्रेणी को हम F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये तो रहा सामान्य परिचय। अब ध्यान से देखेंगे, आगे हम बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की। तो पी ब्लॉक के तत्व में आपको हम बता दें कि पी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं वे 13 से लेकर के 18 के बीच में होते हैं। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 की जो तत्व हैं वे पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, समूह 15 के बारे में पढ़ते हैं, यानी वर्ग जो आपका 15 है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें आपको मिलेगा क्या, ये ध्यान से देखेंगे। उसमें आपको देखना है या आप ये कहें कि 15 जो वर्ग है वह नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहलाता है। यानी 15 में कौन कौन से तत्व होते हैं उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें कुछ सिलेबस भी कर चुका है, इसलिए असुविधा हो रही है। आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ध्यान से देखेंगे, ये आपका जो वर्ग है 15, उसमें जो है कौन कौन से तत्व हैं। तो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और क्या है, बिस्मिथ है। ये सभी जो 5 तत्व हैं ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इन 5 तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातु हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, अधातु हैं। एंटीमनी और आपका जो आर्सेनिक है ये क्या है, उपधातु हैं या आप कहें अर्ध धातु हैं, उपधातु कहते हैं। और बिस्मिथ क्या है, धातु है। ये आपका क्या है, अधातु। ये क्या है, अर्ध धातु। और ये क्या है, धातु है। आप जो है कक्षा 10 से ये भी पढ़े, 11 में भी पढ़े कि जब किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक लक्षण बढ़ते हैं और अधात्विक लक्षण घटते हैं। तो वही क्रम है कि पहले तो अधातु हैं, फिर उसके बाद अर्धधातु यानी उपधातु आप कहें, और ये अंत में हो गया आपका बिस्मिथ क्या हो गया, धातु है। अब थोड़ी सी बात अगर आगे हम बढ़ा दें, जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करते हैं। जो नाइट्रोजन परिवार है उन तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो उनके बाएं कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 आता है। अब वो कैसे आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन परिवार के जो भी तत्व हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, फिर बिस्मिथ है, फिर एंटीमनी है, फिर बिस्मिथ है। तो इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ध्यान से देखें। ये तत्व हैं आपके, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको करके दिखा देते हैं, क्योंकि 11 में आप जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख लिया है। तो यहां पर हम परमाणु क्रमांक ये 7, ये 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा,
और ये 83 हो जाएगा। यानी इन तत्वों के आप परमाणु क्रमांक जो है लिख लें और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि p ब्लॉक यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS2NP3 होता है। ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन परिवार जो भी आपका ये है, इन सभी तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होता है। ये जो आपका जो आवर्त संख्या केवल बदल जाती है, जैसे इसमें करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 है तो इसमें 3 आएगा। जैसे हम करके दिखा देते हैं, 1s2 है, 2s2 है, 2p क्या है 6 है, 3s2 है और 3p क्या है 3 है। तो ये 2 हो गया और ये जो है 2 4 हो गया, 6 10 हो गया, 2 12 और 3 क्या हो गया 15। देखिए ये सेम साझा है, सेम कैटेगरी है। देखिए यहाँ पर n के केवल मान बदल रहे हैं, s में इलेक्ट्रॉनों और p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं सेम है। अर्थात इस प्रकार से आप इन सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 ही आएगा। अब हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं भौतिक गुणों का। तो परमाणु क्रमांक तो आप सभी के जानते ही हैं। परमाणु क्रमांक 7 है, 15, 33, 51 और क्या है 83 है। परमाणु भार की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14.01 है, फास्फोरस का 30.97 है, आर्सेनिक का 74.92 है और एंटीमनी का आपका 121.75 है और विस्मिस का 208.98 है। अब जो देखेंगे सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में, तो सहसंयोजी त्रिज्या नाइट्रोजन की 70 है, फास्फोरस की 110 है, आर्सेनिक की 120 है, एंटीमनी की 140 है, बिस्मिथ की 150 है। इस प्रकार से ये जो कुछ जैसे परमाणु त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या है, परमाणु भार है, परमाणु क्रमांक है, घनत्व है, गलनांक और क्वथनांक है, प्रथम आयनन ऊर्जा है, द्वितीय आयनन ऊर्जा है, तृतीय आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और पृथ्वी पर उपलब्धता, ये जो है दिया आपको है। आप जो उनका अध्ययन कर लें, इससे कोई विशेष महत्व नहीं है। थोड़ा सा हम भौतिक अवस्था के बारे में चलते हैं। समूह 15 के जो तत्व हैं उनकी क्या भौतिक अवस्थाएं हैं। आप देखेंगे नाइट्रोजन गैस, आप जब भी नाइट्रोजन का नाम लेते हैं तो कहते हैं नाइट्रोजन गैस है, और वास्तव में नाइट्रोजन गैस ही है। वायुमंडल में हमारे जो है बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस उपस्थित है, यानी नाइट्रोजन लगभग 78% जो है उपस्थित है लगभग में, और जो शेष बचती है परसेंट यानी लगभग जो है 22% में सभी लोग उपस्थित हैं। उसमें भी जो है 19.2% ऑक्सीजन है और शेष जो बचता है उसमें जो सभी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नियान है, आर्गन, जिनान, निरान, जो भी गैसें हैं वे सभी उसी में उपस्थित होती हैं। अब बात करते हैं समूह में फास्फोरस जो होता है वाष्पशील ठोस होता है। 15 में जो फास्फोरस है वह वाष्पशील ठोस होता है। फास्फोरस के बहुत सारे अपरूप भी होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ना तो था लेकिन अब सिलेबस से कट चुका है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे। फास्फोरस वाष्पशील ठोस है। समूह के जो शेष तत्व बचते हैं, जैसे आर्सेनिक आपकी बात करें, आर्सेनिक है, एंटीमनी और क्या है बिस्मिथ है, तो ये सभी ठोस है। इनकी जो भौतिक अवस्था है गैस है और इनकी भौतिक अवस्था गैस है। ये आपका वाष्पशील ठोस है, ये जो आपके ठोस होंगे सभी।
परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं तो समूह 14 के तत्वों की तुलना में समूह 15 के तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम जब बाईं से दाहिनी ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। मेंडलीफ सारणी में आप पढ़े होंगे कि जब हम बाईं तरफ से दाहिनी तरफ जाते हैं मेंडलीफ सारणी में तो क्रम से उनकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अब घनत्व के बारे में अगर बात करें तो समूह में नीचे की ओर जाने पर यानी जो 15 समूह है, यानी कि जिसको आप नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, उस नाइट्रोजन परिवार में अगर हम ऊपर से नाइट्रोजन से फास्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी और बिस्मुथ की ओर चलते हैं तो इनका जो घनत्व होता है धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा की अगर बात करें तो समूह 14 के तत्वों की तुलना में समूह 15 के तत्वों की आयनीकरण ऊर्जाएं अधिक होती हैं। अब जो है हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की तो ये ध्यान से देखेंगे समूह 15 के तत्व जो है 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अथवा सभी 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग करके ग्रहण करते हैं 3 और त्यागते हैं 5, अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान से देखेंगे कह रहा है कि 15 के जो तत्व हैं, समूह 15 के जो तत्व हैं 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, यानी तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त करते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग देते हैं, तो उनकी एक अस्थायी व्यवस्था बन जाती है जिसको अक्रिय गैस व्यवस्था भी आप कह सकते हैं। अब जो है ध्यान देने की बात ये थी कि इनके बीच जैसे आपका नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन अब तो सहसंयोजी बांध, वैद्युत संयोजी आबंध और उपसंयोजी आबंधों के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हमें जो है बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। विभिन्न यौगिकों में इन तत्वों द्वारा बनने वाले अधिकांश सहसंयोजी होते हैं। ऑक्सीकरण अथवा करा है कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर सहसंयोजी बंध बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था घटती है तो सहसंयोजी बंध बनने की प्रवृत्ति घट जाती है। हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं ये बहुल बंध यानी बहुत सारे प्रकार के यानी सहसंयोजी आबंध भी बनाते हैं, वैद्युत संयोजी आबंध भी बनाने की क्षमता रखते हैं। इसमें जो है लिखा है कि समूह का प्रथम सदस्य नाइट्रोजन है। इसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन के साथ जो है पाई पाई बंध, पी पाई बहुल बंध जो है बनाने की प्रवृत्ति मिलती है और यह द्विआण्विक भी होता है। इसमें जो अपरूपता के गुण भी पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस के जो है कई अपरूप है, नाइट्रोजन के भी कई अपरूप हैं। फास्फोरस में तो आप जो है फास्फोरस एक होता है, फिर लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, ये उसके कई रूप हैं। अब जो है श्रृंखलन का गुण भी इसमें जो है कुछ हद तक पाया जाता है केवल नाइट्रोजन में, और अन्य तत्वों में इस ऐसा गुण उपस्थित नहीं है। अब देखेंगे नाइट्रोजन जो परिवार है उस नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे अगर हम मान लें ये नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को यम से अगर हम प्रदर्शित करें, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को हम इससे प्रदर्शित करें यम से, यदि हम यम से अगर प्रदर्शित करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को तो इसको हाइड्राइड बनाएगा, MH3 बनाएगा, और इसको अगर बनाएं तो NH3 हो जाएगा, PH3 हो जाएगा, इस तरह से ASH3 हो जाएगा, SBH3 हो जाएगा, BiH3 बन जाएगा। यानी आप ये देख रहे हैं यम जो है नाइट्रोजन परिवार का एक सदस्य है और H3 यानी इस प्रकार के जो है क्या बनाते हैं, ये जो हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। ये जो अमोनिया गैस है, ये फास्फिक गैस है, इस तरह से ये सभी क्या है, हाइड्राइड है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के। हाइड्राइडों का निर्माण जो है प्रयोगशाला में अमोनिया क्लोराइड तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। यानी अमोनिया को और बुझे हुए चूने को अगर एक साथ गर्म कर दें तो ये जो है हाइड्राइड बनते हैं। जैसे अगर मैं
मान लीजिए कि पहला हाइड्राइड नाइट्रोजन का बनाना है, जैसे आपका अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस बनाना है। तो अमोनिया गैस बनाने के लिए कई विधियां हैं। फॉस्फिन गैस बनाना है तब भी जो उसकी कई विधियां हैं, तो उसमें से कुछ विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे आपको नाइट्रोजन गैस बनाना है, सॉरी ये जो है आपको अमोनिया गैस बनाना है। आपका ये नवसादर है, NH4Cl है, इसको नवसादर कहते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का ट्वाइस है। अब इसको हम गर्म कर देते हैं, तो ये गर्म करने के बाद ये NH3 बनता है और प्लस ये Cl2 बन जाएगा और प्लस आपका बन जाएगा क्या, H2O। यानी ध्यान से देखेंगे, CaCl2 बन गया, H2O बन गया, NH3 ये आपका बन जाता है। अर्थात ये बनाने की विधि भी हो गई। और हम अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि का औद्योगिक निर्माण, जैसे औद्योगिक निर्माण करना अमोनिया गैस का है, तो हम हैबर विधि का उपयोग करते हैं। उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है अनुपात के हिसाब से हम जो है 1:3 के अनुपात में मिला देते हैं और 500 सेंटीग्रेड का ताप हो और 200 वायुमंडलीय दाब हो, फेरस प्रेरक और मोल्डिज्म वर्धक की परिस्थिति में जब हम प्रवाहित करते हैं तो ये जो अमोनिया गैस बन जाती है। यानी हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। नाइट्रोजन N2 है और प्लस क्या हाइड्रोजन H2 है। इसका 3 आयतन, इसका कितना, सॉरी इसके 1 आयतन और इसके कितने 3 आयतन लेते हैं और इनको जो हम क्या कराते हैं, ये 500 सेंटीग्रेड का तापमान हो और 200 वायुमंडलीय दाब हो और यहाँ पर जो फेरस है वह उत्प्रेरक हो और मोल्बिडम क्या हो, वर्धक हो। मोल्बिडम क्या हो, वर्धक। ये यमो होता है मोल्बिडम, ये वर्धक का कार्य करता है। वर्धक के बारे में आप पढ़े भी होंगे। फेरस उत्प्रेरक होता है और ये मोल्बिडम वर्धक होता है। यानी एक ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में लगे हुए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं या कम करने का कार्य करते हैं, तो इनको वर्धक कहते हैं। तो ये बन जाएगा आपका क्या, 2NH3 बनता है और ये जो है अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ये आपका अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि है। इसमें टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड और 200 वायुमंडलीय दाब होता है और फेरस उत्प्रेरक और मोल्डिज्म क्या होता है, वर्धक होता है। अब जो है थोड़ा सा देखेंगे फॉस्फिन गैस बनाना है। जैसे तो कैल्शियम आपका जो है फास्फोरस लीजिए, व्हाइट फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड की जली विलयन से अभिक्रिया करा दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये आपका फास्फिन गैस बनाना है, तो ये जो है P4 है, ये सफेद फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस, और ये जो आपका CnOH है और ये आपका जल है।